आखिर चाहता क्या था तू? कौन है तू? क्यों आया था यहाँ पे? लगभग जब ये 5 साल की थी इनकी मदर की डेथ हो गई थी। इनकी अपनी सगी मासी ही इनको नौकरों की तरह ट्रीट करती रही। रात के लगभग 2-2:30 बजे होते हैं, इनको फोन आता है कि भाई जो इनकी मासी है उनको कुछ हो गया है। क्या पता कशिश के जाने के बाद उसकी ताई जी ने कविता पे कुछ कर दिया हो। कई बार ऐसा लगता है कोई देख रहा है यार, कोई है क्या। और ना वो उस टाइम पे रोने लग जाती है, कहती है कि मेरा इतने साल का जो प्यार था मम्मी के साथ, मैं अपनी मम्मी से मिली नहीं, मैंने उनको देखा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बेटी को ऐसे पकड़ती है चोटी से और उसकी चोटी खींच देती है बहुत जोर से। लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं यहाँ पे, गूज बम्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिताक्षी है। आप मुझे जानते हैं स्टोरीज विद हिताक्षी के थ्रू हॉरर स्टोरीज पहुंचाने के लिए या फिर हॉरर पॉडकास्ट करने के लिए। बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट में है। ऑकल्ट से रिलेटेड मैं स्टोरीज लाती हूँ। सिर्फ हॉरर नहीं होती हैं, बहुत सारी ब्लैक मैजिक रिलेटेड होती हैं और ऐसे टॉपिक्स एंड एरियाज में कवर करती हूँ। कुछ नॉलेजेबल पॉडकास्ट भी रहते हैं इसके अकॉर्डिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें देखने से पहले। कमेंट करके बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं, और अगर ये आपके आसपास की स्टोरी भी है ऐसी लगभग मिलती जुलती तो कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से हैं और ये स्टोरी कब की रही, यानी कि आपके बचपन की या आपके मैं कॉलेज में था तब मेरे सामने हुआ ये, ऐसा कुछ। ठीक है, सो गाइस आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये मेरे कलीग की है जिनके साथ मैं 3 साल काम करती रही और तीसरे साल जाकर मुझे पता चला कि उनके साथ ऐसा कुछ उनके घर में हुआ है, उनकी लाइफ में हुआ है। कितना अजीब लगता है। देखो वैसे तो स्टोरीज मुझे बहुत सारी आती हैं, ईमेल्स आते हैं, वॉइस नोट आते हैं आपके, मैं सुनती हूँ, सब कुछ कोऑर्डिनेट करती हूँ। लेकिन ना समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जैसे बैठे हुए हैं, कैजुअली कन्वर्सेशन चल रही है एंड आपका कोई दोस्त ही कलीग ही उठकर बोलता है यार हिताक्षी तेरे को अपनी बात बताऊँ, और मैं बोलती हूँ हाँ जी बताओ मुझे, और सडनली इट कम्स लाइक कि हॉरर स्टोरी है उनकी, तो उनकी लाइफ में ये हुआ तो बहुत अजीब लगता है। एंड यार तब ऐसा लगता है कि इसका दर्द मैं कम नहीं कर सकती, मैं क्या ही करूँ इसका। एंड उनकी परमिशन के थ्रू मैं ये स्टोरी आपको शेयर कर रही हूँ। लोगों के नाम चेंज है, लोकेशन के नाम चेंज है, लेकिन आप गेस कर सकते हैं कि कौन सी लोकेशन है। वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट एरिया है ये इंडिया का। लगभग जब ये 5 साल की थी इनकी मदर की डेथ हो गई थी। इनका एक भाई था जो 2 साल का था, ये खुद 5 साल की है। भाई और इनमें डिफरेंस है 3 साल का। पापा ने इनकी मासी साथ ही शादी कर ली थी, जो इनकी बेसिकली सौतेली माँ बनकर इनके घर में रहती थी। कट शॉट ये हुआ कि जब इनकी मैरिज हो गई, इनके भाई घर पे ही था, इनकी मैरिज हो गई और ये चली गई थी अपने घर में। पूरे ड्यूरेशन में जब ये अपने घर में रही हैं तो इनके पापा की नज़र के सामने भी इनके साथ बहुत बुरा होता रहा। इनकी अपनी सगी मासी ही इनको नौकरों की तरह ट्रीट करती रही और बहुत बुरा बिहेव करती रही। उसके बाद जब घर का भी जायदाद का हिस्सा ये सब होना था तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के नाम ये कर दो वो कर दो, बिटिया के नाम जो अपनी बहन की बेटी थी यानी कि ये, इनके नाम कुछ नहीं किया। और इनके भाई को भी 25% ऐसे हिस्सा का दे के कि बोला कि बस इतना ही मिलेगा तुम्हें, ऐसा करके इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और अपनी बेटी और बेटे के नाम सब करवा लिया। तो ये 4 भाई बहन आपस घर में बड़े हुए थे। लेकिन ये मान लो कि वो यार अगर आपने सौतेलापन देखा है ना तो आप समझ सकते हो कि वो कैसा होता है। ये गवर्नमेंट स्कूल जाते थे, वो प्राइवेट स्कूल जाते थे, ये घर आके सारा काम करती थी, वो लोग ट्यूशन्स जाते थे। ये अपने भाई का भी खाना बनाती थी, उनका भी खाना बना रही है, अपनी माँ का भी खाना बना रही है, और वहाँ पे उनकी बेटी सिर्फ आराम फरमा रही है। ये सारे ज़िंदगी में भेदभाव ऐसा चलता रहा इनकी लाइफ में। लेकिन उसके बाद इनकी शादी की जब टाइम आया तो इनके पिताजी ने बहुत ही अच्छा एक अमीर घराने का लड़का ढूंढा। वो इतना ज़्यादा सिंसियर परिवार था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उन्होंने देखा इनकी बिटिया को और उनको लगा कि बहुत अच्छा है, हाँ सही है ये लड़की, हमें चलेगी ऐसे बहू के लिए। उस पर भी इनकी माँ ने, जो इनकी सौतेली माँ थी, मासी, उन्होंने कोशिश करी कि इसकी शादी इसके साथ ना हो पाए, शादी तुड़वाने की पूरी कोशिश करी। अब किसी को कैसे इतनी नफरत कर सकते हो, वो भी अपने ही बहन के बच्चों को।
पर फिर ये कहते हैं कि चलो खैर इन्होंने पूरी कोशिश करी, पर मेरी ना बुआ वगैरह बहुत अच्छी रही हैं, मेरे चाचा ताया वगैरह बहुत अच्छे रहे हैं, तो वो जानते थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, पर वो कुछ घर में इंटरफेयर तो कर नहीं सकते थे। कैसे करेंगे वो इंटरफेयर, घर तो इनका है। सो वो कहते कि चलो ठीक है कि मतलब करने दो ये जो पीछे से कर रही है, पर हम यहाँ से संभाल के रखेंगे। फिर इनकी शादी हो गई और उसी लड़के के साथ जिनके साथ होना था। इनके पति बहुत अच्छे हैं और रब की कृपा से सब कुछ सही रहा। और उसके बाद ये लोग मतलब जैसे ये अमीर घर में ब्याही गई थी है ना, इनका सब कुछ सही हो गया। ये अपने भाई को भी ऐसे सेटल करने के लिए करती रही और कह रही थी कि तू इंडिया से बाहर चला जा, कम से कम तेरा एटलीस्ट इनके साथ कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, मेल मिलाप कम हो जाएगा। सो जब मेल मिलाप कम होगा तो अपनी लाइफ जी पाएगा। छोड़ उस 25% प्रॉपर्टी को, वो कुछ भी नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है। जब आप अपने से बड़े लोगों में बैठते हो ना तो आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपका सर्कल चेंज होता है, आपका माइंडसेट चेंज होता है, फिर आपकी कंडीशंस चेंज होती है। ये लाइफ का रूल है। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने वहाँ से अपने भाई को भी मोटिवेट करना शुरू किया, ये सारी चीज़ें चलने लग गई। अब घर में बात हो रही है कि यार वो लोग तो बहुत ही अच्छे हो गए, हम लोग यहाँ पे सारी फीसें अपने बच्चों की भरते मर गए, ये हो गया वो हो गया ऐसा करके। ये जिस गांव में थे वहाँ पे घूंघट प्रथा ना बहुत थी पहले जब ये छोटी थी, लेकिन जो मम्मी थी अब वाली मासी थी वो नॉर्मल ऐसे साड़ी पहन के रखती थी, उनका कुछ ऐसा नहीं था। ये आई हुई थी अपने घर पे अपने भाई को वैसे ही मिलने और समझाने। अपने पिताजी से प्यार था इनका, पिताजी से मिलने आई थी तो पूछ रही थी कि माँ कैसा ख्याल रखती हैं, आप ठीक हो कि नहीं हो, आप नहीं रहना चाहते तो आप थोड़ी देर माँ को भेज दो मायके, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। ये वो ऐसे बातें चल रही थी इनकी। और क्योंकि मासी का व्यवहार इतना बेकार था तो इनकी नानी साइड बनती ही नहीं थी। ये बचपन से ही लगभग कोई 8 साल के बाद से मिलना इन्होंने बंद कर दिया था, जब इनकी थोड़ी चलने लगी थी कि मैं घर संभाल लूँगी ऐसा। अब कट शॉट क्या हुआ, घर गई हुई थी, इनकी मम्मी वहाँ बैठी हुई है, या मान लो कि ये 2 सोफ़ा लगे हुए हैं आमने सामने, इनकी मम्मी यहाँ बैठी हुई है, पिताजी यहाँ पे और ये खुद आके वहाँ बैठी है। ठीक है, तो ये अपने गिफ्ट्स वगैरह दिखा रही है कि मम्मी ये मैं आपके लिए साड़ी लेके आई हूँ, ये पिताजी के लिए लेके आई हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। वो होता है ना एक जब लड़की अब ससुराल में अमीर है तो घर वालों के लिए लेके आएगी, तो वो फिर भी ऐसे कर रही है कि अच्छा तुम्हारी सास को तो हमने ऐसी चीज़ें दी थी, ये तो हमारे लिए तो इतना अच्छा है नहीं। तो वो कहती है कि यार मम्मी मतलब मन में सोचती है कि यार मेरे को हिताक्षी इस टाइम पे इतना गुस्सा आया था ना, मैं फर्स्ट टाइम गिफ्ट्स लेके गई हूँ। ठीक है, मेरे पति ने मेरे ऊपर जी जान लगा दी कि मैं मतलब एक स्कूल में नौकरी कर पाऊँ। अब ये टीचर की नौकरी कर रहे थे तो इनको था कि मैं इतनी सारी चीज़ें करी हैं लाइफ में, इतना कुछ किया इस लेडी के लिए। ये थक जाती थी, कुछ होता था ना, मतलब अगर बाहर से काम करके आई है तो मैं इसकी मालिश करती थी लत्तों की, और ये मतलब अभी भी वैसी सड़ियल अड़ियल। बेटा एक कंकर भी उठा के ले आएगा ना इसका अपना तो ये मान जाएगी कि वाह मेरा बेटा तो कितना प्यारा है, वो कंकर ही इसको प्यारा लगेगा, लेकिन मेरी ली हुई कोई चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती। उसमें उसने 100 नुक्स निकालने आउट ऑफ हैबिट। ये क्या करती हैं कि ये अपनी मम्मी को वो कहती है कि लेकिन अब ये वो हो चुकी थी, बोल्ड हो चुकी थी अपने, मतलब इनके पास सपोर्ट है पीछे पति का। तो ये कहती है कि मम्मी जी अगर आपने नहीं रखनी है तो मैं किसी और को दे देती हूँ, ऐसे मीना ताई हैं या रीना बुआ है उनको दे देती हूँ अगर आपने नहीं रखनी। तो कहते हैं नहीं नहीं मैं रख लूँगी। इन शॉर्ट वो भी साड़ी खींचती हैं और उसके बाद ना वो कहती है नहीं नहीं मैं रख लूँगी, ऐसे करके करती हैं और उसके बाद वो चली जाती है। शाम का टाइम होता है, शाम को वो वापस आके बैठते हैं, उसी पोजीशंस पे बैठते हैं। अब उनकी बेटी भी बैठी हुई है, मासी की बेटी भी यहाँ पे बैठी है, और मासी आके ना जैसे ही देखती है कि बुआ आ रही है, ताया जी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, वो घूंघट ऐसे ले लेती हैं। अब जो मासी की बेटी है उसको बहुत हैरानी हुई कि मम्मी तो आज तक घूंघट नहीं लिया, ये कैसे इन्होंने घूंघट ले लिया। तो कहती है कि ये क्या कर रहे हो आप घूंघट क्यों ले रहे हो। तो ना वो ऐसे करके ऐसे देखती है और ऐसे कर देती है। उसके बाद ना वो उठती हैं, वो जाती हैं, वो साड़ी बाहर लाती हैं और उसकी बुआ को दिखाने लग जाती है, उसके ताया जी को दिखाती है, ये देखो ये आपके लिए लेके आई है, ये आपके लिए लेके आई है, ये देखो। सारे ना हैरान परेशान हो जाते हैं कि भाई ये औरत जिसने जीना आराम करके रखा 15-16 साल हमारी बेटी का, वो आज ये सारी चीज़ें क्यों कर रही है ऐसे एकदम से। ये आउट ऑफ नोवेयर ये चेंज कहाँ से आया, ये हुआ क्या। वो ये सारी चीज़ें ऐसे करती है। उसके बाद वो अपनी साड़ी ला के दिखाती है कि ये देखो ये मेरे लिए लेकर आई है, और ऐसे ना खोल के फटाफट से लगा के दिखाती है कि देखो रंग अच्छा लग रहा है ना, मेरे पे प्यारा लगेगा ना, ऐसे करके। तो कहते हैं कि बुआ को ना बहुत ऑड सा लगता है कि ये पागल वागल हो गया है क्या, आज तक हमें मतलब इसने चाय पानी तक नहीं पूछा, अब ये चाय पानी दे रही है, साथ में स्नैक्स दे रही है, साथ में चीज़ें खोल खोल के दिखा रही है, गिफ्ट्स दिखा रही है। सारे हैरान हो जाते हैं और उसके पापा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये सब चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। उसके बाद
मतलब अब इनको तो बहुत अजीब लगा कि यार मैंने मतलब पूरी लाइफ नहीं देखा इस लेडी को ऐसे करते हुए। 5 साल से पहले जब मैं कभी मासी की तरह इसको ट्रीट करती होंगी तब कुछ और होगा सिनेरियो, लेकिन अब तो ये मतलब आउट ऑफ नो वेयर अजीब सा ही सिचुएशन हो गया था। सारे हैरान थे, हम सारे ही, उसकी अपनी बेटी तक हैरान थी। तो वो देख रही है कि मेरे ना उसके साथ आई कांटेक्ट हुआ तो उसने ना ऐसे आईज ऐसे रोटेट कर ली। तो कहती मैंने भी फिर इंटरेस्ट नहीं लिया कि मैं इसको क्या ही बोलूँ। अब वो चली जाती है वापस। इसको घर पे फ़ोन आता है, जब ये दिल्ली पहुंच जाती है इनको फ़ोन आता है कि भाई जो इनकी मासी है उनको कुछ हो गया है। वो किसी की सुन नहीं रही है, वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, आवाज़ें निकाल रही है। और अब तो उसकी पहले ये सब चल रहा था कि वो ऐसे कह रही थी कि ये क्या किया हुआ है, ये क्या पर्दे लटकाए हुए हैं, ये ऐसे रंग क्यों है, ये गलत रंग लगाया हुआ है, ये वाले लाल कर दो, ये ऐसे कर दो। मतलब अलग की बात है। लाल रंग के पर्दे, उसको याद आता है लाल रंग के पर्दे तो मेरी मम्मी के कमरे में लगे हुए थे, जो एक्चुअल में उसकी मम्मी थी उसके कमरे में लगे हुए थे। तो ये हो क्या रहा है। वो ना घबरा के, मतलब कहते हैं कि मिड स्कूल में ही मैं घबरा के घर पहुंच गई। मैं पहुंची, मैंने देखा और उन्होंने घूंघट ले रखा है। सारे हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, जो भी उनका वहाँ पे था वो सारे वहाँ पे सर्कल में बैठे हैं, उन्होंने घूंघट ले रखा है और वो ऐसे करके लगी हुई हैं। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि वो ऐसे उल्टी होती हैं, मतलब साड़ी पहनी हुई है उन्होंने, ओके साड़ी पहनी है, वो उल्टी हुई है, अपने हाथ पीछे ये ऐसे और जीभ बाहर को लटक गई बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ना वो जीभ लटकी हुई है, मतलब एक इंसान की जीभ कैसे हिताक्षी इतनी लंबी निकलेगी मुझे नहीं पता। ये उनकी वर्डिंग थी कि उनकी जीभ पूरी यहाँ तक लटक आती है ऐसा करके, और वो पीछे ऐसे करके, और उसके बाद ना वो ऐसे करके गिर जाती है और उसकी जीभ जो है ये इधर इधर चिन तक ऐसे काटी जाती है उनके अपने दांतों में। तो वो उठाते हैं उनको फटाफट से, एक बाबे के पास लेके जाते हैं कि हो क्या रहा है इसको, क्या हो गया क्या हो गया। वो उनका फांडा फुंडा करते हैं। तो ये लोकल से बाबा थे, इनका कुछ मतलब मेजर था नहीं, इनको आता नहीं था, वो बस फांडा फुंडा करते हैं। बेहोश औरत का ही फांडा कर देते हैं, वो कुछ हिलती भी नहीं है, उसको ही वापस ले आते हैं। उनको लगता है कि चलो फांडा हो गया, उतर गया जो भी चीज़ थी ना। रात पड़ती है, रात के लगभग 2-2:30 बजे होते हैं। वो फिर से वही सारी चीज़ें ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाती है, पर्दे हटाओ, ये पर्दे मेरे वगले लगाओ, ये करो वो करो ऐसे करो। तो वो बेटी आती है, उसकी मासी की बेटी एंटर होती है और कहती है मम्मी प्लीज़ शांत हो जाओ, ये क्या हो गया तुम्हें, ये कैसी हरकतें कर रही हो तुम, शांत हो जाओ। तो उसकी बेटी को ऐसे पकड़ती है चोटी से और उसकी चोटी खींच देती है बहुत ज़ोर से, और उसके बाद उसका मुंह यहाँ से पकड़ती हैं, इतनी ज़ोर से दबाती हैं कि उसके मुंह में नील पड़ जाते हैं। ये जब मुंह दबाती है नील पड़ जाते हैं उसके। तो कहती है कि चली जा मेरी आंखों के सामने से, तो मुझे दिखनी नहीं चाहिए दोबारा, और फिर उसको निकाल देते हैं। अब ये मतलब इसकी भी नींद खुल जाती है। कहती है मैं फटाफट से भाग के गई उसके कमरे में। एक तो मेरे को पहले उससे डर लगता है, इंसानी रूप से ही डर लगता था, अब तो उसमें कोई आत्मा आ गई थी। अब तो हम लोग ना मतलब ऐसे बौखला गए थे कि हो क्या रहा है। मतलब मेरे को भी ऐसा हो रहा था कि यार अभी मेरी शादी हुआ है कितना टाइम है, 1.5 साल हुआ है, कहीं और ये बौखाल खड़ा करने शुरू कर दिए हैं इसने। वो आती हैं, वो देखती है कि कर क्या रही है रेडी, तो वो आगे ना बेड पे ऐसे खड़ी होती हैं, पूरी लेग्स खोल के, साड़ी ऐसे, साड़ी मतलब इतनी लेग्स खोली होती हैं कि साड़ी ऊपर को चढ़ रही होती है उनकी, ऐसा करके खड़ी है वो। और वो ऐसे करके मतलब अपना घूंघट ये वो देख रही है, कर रही है, ऐसे सला रही है, मतलब चुन्नी ठीक कर रही है। शी वॉज बिहेविंग वेरी डिफरेंट। अब ये तो तय था, पूरे घर को, पूरे मोहल्ले को, पूरे रिश्तेदारों को पता चल गया था इसमें कोई चीज़ आ रही है, पर हो क्या रहा है ये नहीं समझ आ रहा था। उसके बाद ना, क्योंकि अब ये अपनी जीभ काट चुकी थी, ये थोड़ा सा थथला कर बोल रही थी नॉर्मल, लेकिन अभी जब इसमें कोई चीज़ आ रखी है तो ये बहुत नॉर्मल बोल रही है। फिर वो एकदम से उसको देखती है और उसकी आंखें ऐसे नम हो जाती हैं, एक ममता वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो आ जाते हैं, जो एक्सप्रेशंस ऐसे गंदे हो रखे थे, ऐसे हो रखे थे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती यार। वो बहुत मतलब मसल्स जकड़ गए थे, अजीब हो रखे थे, नसें फूल रही थी, वो सब नॉर्मल हो जाता है उसका, मतलब सब नॉर्मल, ठीक है। और एक ममता वाले एक्सप्रेशंस आ जाते हैं और वो उनको बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मतलब जब वो प्यार करती है ना, वो पूछती है कि तेरे ससुराल में सब कैसा है, तेरे को सब प्यार से रखते हैं, सब सही है, तेरे को कोई मारता पीटता तो नहीं, तेरा पति कैसा है, ऊंची आवाज़ में बात तो नहीं करता, तूने खाना बनाना सीख लिया, तो घर संभाल लेती है, आजकल क्या कर रही है, तो टीचर लग गई है। वो एकदम से सारे सवाल, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये देखो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं यहाँ पे, अगर आपको कैमरा में दिख रहे हो, घूस बम्स बताते हुए भी मुझे ऐसा हो रहा है। और ना वो उस टाइम पे रोने लग जाती हैं, कहती है कि मेरा इतने साल का जो प्यार था मम्मी के साथ, मतलब मैं अपनी मम्मी से मिली नहीं, मैंने उनको देखा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं अपनी मम्मी से मिली नहीं, मैं मतलब 5 साल की थी, मेरी मम्मी चलेगी है ना, वो
मतलब वो जो उन्होंने कुछ सेकंड में मेरे से इतने सवाल पूछ लिए ना, कहती मतलब मेरे को नहीं पता कि वो कन्वर्सेशन कितनी देर की थी, पर मेरे को ऐसा था कि वो मेरे से मासी वैसे ही बात करती रहे। वो दिख तो मासी रही थी पर वो मेरी माँ थी, मुझे पता है कि वो मेरी माँ थी, और वो मेरे से इतने प्यार से बात कर रही है, मेरे बाल से ला रही है, ऐसे बात कर रही है। मुझे ऐसा था कि ये पोजेस्ड ही रहे, अगर ये पोजेस्ड है, इसमें कोई चीज़ आई हुई है, जो भी चीज़ है वो रहे। सॉरी मेरी आवाज़ खुद को ही ऐसे हो गई है। सो ये सारी चीज़ें उनको फील हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि जो चल रहा है ना बस चलता रहे, मतलब रुके ना ये ऐसा। तो उसके बाद उनकी जो खुद की बेटी थी, मासी की बेटी थी, उसने देखा कि यार ये सच में ये कहीं मासी तो नहीं आ गई है हमारी, जो मतलब मेरी माँ की बहन थी वो तो नहीं आ रही है इसमें, इससे प्यार कर रही है, इससे प्यार से बात कर रही है और बार बार पूछ रही है कि बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है। और बेटा बाहर भेजा हुआ है अब इन्होंने, बेटा है नहीं यहाँ पे। तो उस ड्यूरेशन में, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये आई थी ये बोल गई थी अपने भाई को कि तू चला जा, तो वो चले गए थे। अब ये सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं और वो कह रही हैं बस एक ही जिद लगाई है, मेरे को मेरा बेटा देखना है, मेरे को मेरा बेटा देखना। फिर उसको फ्लाइट करवा के वापस बुलाया जाता है। जो भी गए हुए उसको हार्डली कोई हफ्ता 2 हफ्ता भी नहीं हुए थे, वो वापस आता है। फिर वो उससे प्यार से बात करती हैं सारा, मतलब वो कुछ दिन तक वो जो बिहेवियर उन्होंने देखा, उन्होंने जो ज़िंदगी के 15 साल अपनी माँ से दूर बताए हैं, 15-16 साल कहते कि शी वॉज लाइक 22। तो वो कह रहे हैं कि मैंने जो बिताया है ना इतना टाइम अपनी माँ के बिना, वो कुछ दिनों में ना ऐसा पूरा हुआ ना जब तक मेरा भाई नहीं वापस आया, और उससे मिली है, उसको प्यार किया, उससे बातें करी हैं कि तेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है, तूने ये किया, ऐसा मतलब सारी चीज़ें एक माँ की जो ममता होती है ना, वो सारी चीज़ें उसने बात करी है। उसके पिताजी आते हैं और वो बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आंसर नहीं देती। कोई और आके बात करने की कोशिश करता है, नहीं आंसर देती। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि इसकी ना ननंद होती है, सबसे बड़ी ननंद है जो इनकी, यानी कि इसके पापा की जो मेरे को स्टोरी सुनाई, उनकी सबसे बड़ी बुआ है, वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, क्योंकि उनके पापा का और उनका ही 15 साल का कुछ ऐसा डिफरेंस था, 15-16 साल का। वो आती हैं तो उनको देखते ही ना वो ऐसे फटाफट से घूंघट आगे कर लेती हैं। वो और उनके जब पति आते हैं तो वो घूंघट आगे कर लेती है कि आप आए हो ऐसे करके, और वो उनके नाम से उनको बुलाती है, निर्मला तू है ये। तो वो ना ऐसे ऐसे घूंघट से ही अंदर से हाँ ऐसे हिलाती हैं, निर्मला तू गई नहीं, तेरे को पता नहीं कितना टाइम चला गया, ऐसे हो गया, तेरे बच्चे भी बड़े हो गए, अब तो तेरे को जाना चाहिए, ये तेरी दुनिया नहीं है, ये तेरी ज़िंदगी नहीं है। तो वो आगे से सिर्फ इतना रिस्पॉन्ड करती हैं कि मैं अपने बच्चों को पूरा टाइम कष्ट में देखती रही, पर मैं कभी भी मतलब एंटर नहीं कर पाई लाइफ में। मैं कोशिश करती रही कि मैं किसी तरह से अपने बच्चों का दुख कम कर दूं, पर मैं कर नहीं पाई। और सॉरी कि मैं अपने बच्चों का दुख कम कर दूं, पर मैं कर नहीं पाई। और उस टाइम पे ना जो मेरी फ्रेंड है, जो मेरी कलीग है, जो मेरे को स्टोरी सुना रही है, कहते हैं उस टाइम पे हम लोग रो ही जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज़ द टाइम कि मम्मी लाइट की ओर चली जाएंगी, जो भी चीज़ एंड में होती है उसकी ओर चली जाएंगी। एंड अगेन द गूस बम्स, ओ गॉड। सो उसके बाद जब वो बात करती है अपनी ननद से, तो उसके ना लास्ट टाइम में वो गोदी में बैठी होती है, कहती है कि मम्मी एक लास्ट टाइम, दोनों भाई बहन आके उसकी गोदी में बैठते हैं, वो प्यार लेते हैं, वो उनको ब्लेस करती हैं, एंड देन शी गोज ऑन। दैट्स द स्टोरी, दैट्स द क्रेजीएस्ट स्टोरी आई हैव हर्ड। उसके बाद उसकी मासी बेहोश हो जाती हैं, वो मतलब ऐसे गिर जाती हैं बेहोश होके, और कहती मैं अपनी आंसू साफ करती हूँ, और मैं समझ जाती हूँ कि मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं अपने पिताजी के साथ कांटेक्ट रखूँ, वो चाहती है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। वैसे ही वो चाहती है कि मेरा भाई भी आगे बढ़ जाए लाइफ में, यहाँ पे ना आए। वो जो था ना उनके 2 हफ्ते का प्रोसेस, 2 हफ्ते तक उसकी जो मासी पोजेस्ड थी, मतलब वो इंटायरली पोजेस्ड नहीं रहती थी, बट देयर वर टाइम्स जो वो आ जाती थी और दूसरे टाइम वो सोती ही रहती थी, फिर वो आ जाती थी, वो सोती रहती थी, ये चल रहा था। तो मासी मासी नहीं थी बेसिकली। और मासी के मतलब जो हालात, वो स्किन वगैरह ना, जब आप कोई पोजेस्ड होता है तो मुंह के मसल्स चेंज हो जाते हैं, वो पूरी कोशिश करता है उसको हार्म करने की, अगर कोई स्पिरिट कर रही है वो कोशिश कर रही है अगर हार्म करने की, वो चीज़ें हो जाती हैं। सो उसके बाद उनका अब कोई कॉन्टैक्ट नहीं अपने घर में, वो अपने पापा तक को नहीं बुलाते हैं, वो अपनी बुआ से रखते हैं रिश्ता, अपने चाचा ताया से उनके थ्रू कन्वे कर देते हैं, बट वो ये समझ गया कि मैंने अब से पैर नहीं रखना उस घर में। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ वन ऑफ माई लाइक रियली क्लोज फ्रेंड्स, और उनके साथ हुआ यार ये बहुत देर बाद। अब इतने सालों बाद क्यों हुआ, वो आत्मा कहाँ पे थी उनकी, कैसे हुआ, हमें नहीं पता, या वो कोई और चीज़ थी, हमें ये भी नहीं पता। पर मुझे लगता है कि उन्होंने जो इतनी ज़िंदगी भर वो झेलती रही चीज़ें,
और वो भगवान को कोसती रही कि यार हमारी मम्मी तूने छीन ली और हमें एटलीस्ट ये ज़िंदगी तो ना देता। वैसे भी मैंने काम करना ही था क्योंकि मैं बड़ी थी, पर कम से कम ये ज़िंदगी तो ना देता। मुझे लगता है कि वो जो थोड़े दिन थे ना उनके पास, वो जो 12 से 14 दिन का टाइम था, उसमें उन्होंने सारे ज़ख्म हील कर लिए अपने। सो गाइस, आज की स्टोरी बहुत डिफरेंट थी, बहुत पर्सनल थी मेरे, और मेरा मन नहीं था सुनाने का। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं सुना पाऊँगी कि नहीं सुना पाऊँगी, उतना अच्छा जस्टिस दे पाऊँगी स्टोरी को कि नहीं दे पाऊँगी। ये कहानी नहीं होते हैं गाइस, ये किस्से हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, ये उनकी लाइफ है ये। सो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपनी स्टोरी आप मुझे इस ईमेल पे भेज सकते हैं। आप लोग हमारे शो पे भी आ सकते हैं, उसके लिए भी ईमेल दिया गया है। मेरी मैनेजर आपसे बात करेंगी, कॉल करेंगी और आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगी। नेक्स्ट शो में मिलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, स्टोरी को लाइक कर दो और कमेंट्स कर दो। बाय बाय। हेलो गाइस, मेरा नाम हिताक्षी और आप सब मुझे जानते हैं मेरे हॉरर स्टोरीज़ के लिए, मेरे हॉरर पॉडकास्ट के लिए। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ ये 2 बहनों की है। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी। आपने ये पॉडकास्ट खोला है, थंबनेल देख के खोला होगा, हाईलाइट आप देख चुके हैं। ये 2 बहनों की स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि इसमें काफ़ी जगह पे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कहीं आपके ऊपर या आपके किसी घर के मेंबर के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं या किसी चीज़ का साया तो नहीं। इस पूरी स्टोरी में जब मैंने इन एंड फ्रोथ क्वेश्चन करे, यानी कि मैं जब क्वेश्चंस कर रही थी लोगों से, तब मुझे उनको समझ आया, उनकी फैमिली से सुनकर समझ आया कि ओह, तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को जो हम डेली बेसिस पे नज़रअंदाज कर जाते हैं, यानी कि रोज़ाना में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, जो एक इंसान वैसे तो अपनी लाइफ में नहीं कर रहा, लेकिन ब्लैक मैजिक के असर के कारण या किसी साय के असर के कारण करना शुरू कर सकता है। उन चीज़ों के बारे में बहुत बारीकी से बताया गया है इस पूरी स्टोरी में, तो एंड तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी 2 बहनों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक का नाम है कविता, दूसरी का नाम है कशिश। कविता और कशिश एक्चुअल में एक ही माँ की 2 बेटियां थी, लेकिन कविता अपनी मम्मी के हाथों पली हैं और कशिश उनकी ताई जी के हाथों। जब ये दोनों हुई थी, ये जुड़वा बहनें हुई थी। अब 2 टाइप के ट्विन्स होते हैं, एक होते हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं और एक होते हैं जो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आपको आसान भाषा में समझाऊं तो एक ट्विन्स वो होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, एक ट्विन्स वो होते हैं जो एक जैसे दिखते नहीं हैं, हूबहू सेम शक्लें नहीं होती है। सो वैसे ही कविता और कशिश एक ही टाइम पे पैदा हुई थी, लेकिन इनके घर के हालात, इनके फादर के स्पेसिफिकली हालात कुछ इस हिसाब के थे कि उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं कमा रहे थे। और ये स्टोरी काफ़ी पुराने ज़माने की है, तो 2 एक साथ लड़कियां होना उस टाइम पे अच्छा भी नहीं माना जाता था। जिस गांव की ये स्टोरी है उधर तो वैसे ही लड़कियों को ख़त्म कर देते थे। हरियाणा के एक छोटे से गाँव की स्टोरी है। सो उस टाइम पे 2 लड़कियाँ एक साथ हो जाना एक परिवार के लिए, उनके लिए ऐसा था कि अब हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर तो जैसे कोई बादल ही फट गया हो। लेकिन उनके ताया जी, जिनका काम अच्छा चलता था, उन्होंने दूसरी बेटी को गोद ले लिया और सिर्फ एक बात का प्रॉमिस करवाया कि कभी भी हमारी बिटिया को ये ना पता चले कि वो आपकी बिटिया है। अब एक ही घर में रहते हुए ये कैसे हो सकता था? लेकिन आप माने ना माने, इंडिया में ऐसी लाखों स्टोरी हैं दोस्तों, जहाँ पे 2 ट्विन्स को आपस में पता ही नहीं होता कि वो आपस में सगी बहनें हैं, सगी भाई बहन हैं, और इस तरह से स्टोरीज चलती हैं काफ़ी घरों में। सो ये दोनों एक ही स्कूल में जाती हैं, एक ही कॉलेज में जाती हैं। इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है आपस में। ये घर में टोटल 5 बच्चे थे, 3 इनके भाई थे, 2 ये बहनें थी। भाई सबसे छोटे थे, ये दोनों बहनें सबसे बड़ी थी। कविता और कशिश कॉलेज में पढ़ रही थी, दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। बहुत ही होनहार लड़कियां थी दोनों। हरियाणा के ही कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन अपने गाँव से दूर रहती हैं। अब इनके ताया जी, यानी कि कविता के ताया जी और कशिश के पापा उनको लेने आते हैं उनके कॉलेज से। जब वो लेने आते हैं, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तीनों बहुत ही बुरे हाल से इंजर्ड हो जाते हैं। कविता और कशिश के तो इतने बुरे हाल थे कि वो हॉस्पिटल बेड पे अब बचेंगी नहीं बचेंगी किसी को नहीं पता था। लेकिन इसी ड्यूरेशन में लगभग 2-3 दिन अपनी जिंदगी और मौत के बीच में सफर तय करने के बाद कशिश दम तोड़ देती है। कशिश की डेथ हो जाती है एक ट्रेजिक एक्सीडेंट के कारण। कविता बच जाती है। उसके ताया जी को जब होश आता है और पता चलता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं।
इतना ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म। अब वो क्या करेंगे अपनी बेटी के बिना? उनका बहुत ज़्यादा प्यार था उस बेटी से, उस बिटिया से, जो उनके अपना ब्लड भी नहीं थी, उनके भाई की बेटी थी एक्चुअल में। उससे बहुत ज़्यादा प्यार था, अपने बेटों से ज़्यादा प्यार था, जो उनके खुद के बेटे से उनसे भी ज़्यादा प्यार। तो वो बहुत ज़्यादा निराश रहने लग जाते हैं और कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं कितनी देर के लिए। पर काफ़ी घर वालों के इंसिस्ट करने पे, उनके पापा के इंसिस्ट करने पे, यानी कि कविता कशिश के दादू जी उनको इंसिस्ट करते हैं कि बेटा ऐसे ज़िंदगी नहीं छोड़ी जाती है, जो लिखा होता है वो चीज़ें तो होनी है, जिसकी जितनी आयु लिखी है उसने उतनी भुगत के जानी है। पर ऐसे कर करके उनका ताया जी को हिम्मत देते हैं और बस कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो वापस अपना जीवन नॉर्मल इंसानों की तरह व्यतीत करना शुरू करें। अब इस ड्यूरेशन में कविता जब कॉलेज वापस जाती हैं तो उनको फील होता है कि उनके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस था ना, एक हैप्पीनेस, आउट गोइंग सी वो लड़की थी, वो चीज़ फील नहीं होती है उनको। वो किसी को बता नहीं रही होती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं थोड़ा सा खाना भी खाती हूँ ना तो मेरे हल्क से नीचे ही नहीं उतर रहा है, यानी कि उनके गले में फंस रहा है। उनको ऐसा हो रहा है कि उनको उल्टी आ रही है। उनको शायद से ऐसा लगता था कि जो जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पलटी थी, उस टाइम पे वो जिस कंडीशन में थी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, वो बेहोश नहीं हुई थी एक्सीडेंट में इमीडिएटली। उन्होंने देखा था कि उनके ताया जी कैसे लगी है उनके, और कशिश को कैसे लगी है, वो सब देख रही थी। सो अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना उनके लिए शायद से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, जो उनके दिमाग में फंस गई थी। उनको लग रहा था शायद से इन सारी चीज़ों के कारण, जो ट्रॉमा वो दिमाग में लेकर बैठी हैं और उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही है, उसके कारण वो नहीं खा पा रही है खाना या कुछ भी अंदर ले नहीं पा रही है। पूरी बॉडी आपकी, अगर हम कहें, एक सिस्टम है, सिस्टम में एक जगह पे खराबी आई, आपके मानसिक संतुलन में खराबी आई, जो एक ट्रॉमा था उनको, उसके कारण शायद से उनको लग रहा था कि शायद मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ ऐसा। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद वो हॉस्टल चली जाती हैं, कुछ महीना घर पे बिता के हॉस्टल जाती है, अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वो हॉस्टल नहीं थी। अपनी इंजरी को लेके सारा ट्रॉमा प्रोसेस करने के बाद, अपनी फैमिली को इकट्ठा करने के बाद जब वो हॉस्टल जाती हैं तो काम काफ़ी ज़्यादा था। वैसे ही अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और आप ये स्टोरी सुन रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी काउंटलेस नाइट्स आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, रात रात जाग कर पढ़ना पड़ता है, दिन में पढ़ना पड़ता है। यू हैव टू ग्रैब द थिंग्स, आपको ग्रैब करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कैसे बनेंगे एक डॉक्टर? सो वैसे ही उसके कविता के साथ हो रहा था। और अब तो सिलेबस भी बहुत पीछे छूट चुका था, और क्योंकि वो बहुत होनहार थी तो उसको पकड़ना था ये सारी चीज़ें। और शायद से उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा दूंगी तो जो कशिश के बारे में, जो उसके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही थी, शायद उसको भुला देगी और चीज़ें थोड़ी उसके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। तो वो कोशिश करती थी कि सारा टाइम बस, पहले भी किताबों में था, अब तो और ज़्यादा किताबों में उलझ गई थी वो। अक्सर रात को जाग के वो पढ़ाई करती थी, पर रात के टाइम पे उसको ना कभी भी ऐसी पहले फीलिंग नहीं आई थी जैसी अब आने लगी थी। उसे हल्का हल्का सा डर लगता था, जैसे कोई है। सिंपल डर। ये डर आपको भी लग सकता है अगर आप रात को ये पॉडकास्ट सुनने के बाद देखेंगे तो। कई बार अगर आप रात को अकेले हो तो इट्स सिंपल कि आपको कई बार ऐसा लगता है कोई देख रहा है, यार कोई है क्या? आपको ऐसा फीलिंग आती है कि कोई नहीं भी है तब भी आप डरते हो, आप अपनी परछाई से भी डरते हो। वो फीलिंग कविता को आने लग गई थी। कविता को ऐसा लगता था कि जैसे कशिश उसके साथ उसकी एक लाइफ लाइन थी, उसका ऑक्सीजन थी, और जो जा चुकी है। अब ये बहनों का प्यार कह लो या उसकी डेथ का ट्रॉमा कह लो या जो भी था, पर कविता की लाइफ पूरी उलट पुलट गई थी। कविता ने अब रात को पढ़ना भी छोड़ दिया था और वो कॉमन लाइब्रेरी में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती थी रेदर देन कि वो अकेले रात को बैठकर पढ़े। कविता ने खाना छोड़ दिया है, कविता ने अपनी डेली रूटीन्स छोड़ दी हैं, और वो इस बारे में किसी से बात नहीं कर रही, क्योंकि कशिश और कविता आपस में ही बहुत थी। वो दोनों बहनें आपस में ही दोस्त थी, एक दूसरे का सब कुछ थी, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करती थी। आप सोचिए, आप किसी के साथ बड़े हुए हैं, आप उसके साथ सारी बातें शेयर कर रहे हैं, कभी आपकी लड़ाइयाँ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, प्यार ही बहुत गहरा है, किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हुआ था कविता के साथ। एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताती आई आज तक, वो चला गया था उसकी लाइफ से। और कभी कभी वो बैठकर बहुत ज़्यादा रोती थी, सिर्फ अपने कमरे में बंद करके अकेले। इस तरह से वो करते करते एक सेमेस्टर फेल हो गई, जिसके बाद उसके घर वालों को ये सही नहीं लगा कि वो आगे कंटिन्यू करे अपनी स्टडीज़ इस हालात में। तो उन्होंने सोचा कि एक ईयर का ब्रेक लगाना सही है, और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद उन्होंने कॉलेज वालों को राज़ी कर लिया। उसके बाद कविता घर आ गई थी। कविता के घर आने पे एक अजीब सी चीज़ थी। कविता के ताया जी अब उसे उस हिसाब से प्यार करते थे जैसे वो अपनी बेटी को करते थे, कशिश को। सबको लगता था कि शायद से कविता में वो अपनी बेटी कशिश की झलक देखते हैं, जबकि इन दोनों की शक्लें सेम नहीं थी, पर हाँ, शायद से हो सकता है कि देखते हो।
ऐसी सारी चीज़ें चलती रही फैमिली में। लेकिन अब कविता खाना नहीं खाने की जो उसकी हैबिट थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा पा रही थी। वो सिर्फ पानी, दूध, चाय इन चीज़ों पे चल रही थी। देखते ही देखते अगले 4 हफ्ते में उसने ये सब भी बंद कर दिया। पानी पीते तक उसको उल्टी आती थी। हॉस्पिटल लेके जाया गया इसको, इसके ड्रिप्स लगी, बहुत सारा इलाज चला और उसके बाद इनको कुछ कुछ होने लग गया। अब ये कुछ कुछ क्या था आखिर? ये जब सोती थी तो इनको कशिश दिखाई देती थी सपने में और ये ज़ोर ज़ोर से उसके साथ हंसती थी सपने में। जब ये आधी बार रात को हंसी और ये जिनके साथ सो रही थी अपनी मम्मी के साथ, वो बहुत ज़्यादा डर गई कि आखिर हुआ क्या मेरी बेटी को। और वो बताने लगी कि मैं तो कशिश के साथ खेल रही थी, मैं अपने बचपन में पहुंच गई थी और मैं कशिश के साथ खेल रही थी। सबको लगा कि इसका मानसिक संतुलन हिल गया है। लेकिन ऐसे करते करते कविता अकेले रहने लग गई। वो पहले से ही अकेली थी, अब और ज़्यादा अकेले रहने लग गई। ना घर वालों के साथ बातचीत है, ना खाना खा रही है। कविता एकदम दुबली पतली हो चुकी है। उनके घर में एक गुरुजी आए जिन्होंने बताया आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, आप चेक करवाएं। आपकी बेटी का ये जो हुलिया बन रखा है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, ये मेडिकल साइंस से परे है, किसी डॉक्टर के पास इस चीज़ का इलाज नहीं है, आप जाएं और कहीं पे चेक करवाएं। वो गुरुजी चले जाते हैं इतना कह के। उसके बाद उसकी मम्मी इस चीज़ को सीरियसली ले लेती है। लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है, क्या पता कशिश के जाने के बाद उसकी ताई जी ने कविता पे कुछ कर दिया हो कि मेरी बेटी चले गई, ये भी जिंदा ना रहे। तो घर में लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक बात बढ़ जाती है कि लोग कहते हैं कि हमारा हिस्सा अलग कर दो, आप अपना हिस्सा अलग ले दो। लेकिन इन सब के चलते हुए लड़ाइयों के कविता जो थी वो इस हालात तक पागल हो चुकी थी कि वो रात को सोती भी नहीं थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे, मुंह पे इतने ज़्यादा पिंपल्स, अजीब सा हुलिया हो गया था, होंठ फट गए थे उनके, आंखें ऐसे जहाँ से अजीब सी स्वेलिंग आ चुकी थी उनके। मतलब जितना मेरे को बताया गया है उस हिसाब से मैं सोच भी नहीं सकती कि उस लड़की के हालात कैसे रहे होंगे। फिर एक दिन उनकी बुआ घर आती है। अब ये जो बुआ है ना, इनको कुछ ना ज्ञात है, मतलब ये लोगों की हेल्प करती हैं इसके थ्रू। वो देखती है कि कविता के साथ कशिश की स्पिरिट अटैच्ड है, यानी कि कविता कभी भी अकेली नहीं थी। इंटायर टाइम जब उसको लग रहा था हॉस्टल के कमरों में या हर जगह कि कशिश मेरे साथ है, कशिश मेरे साथ है, तो थी। लेकिन उसके साथ एक काला साया भी है, एक काला साया जिसको वो पहचान नहीं पा रही है। बस वो बहुत हैवी है, जिसने कशिश की आत्मा को भी परेशान कर रखा है और अब वो सारी एनर्जी कविता से ले रहा है। इस दुनियावी एनर्जी को कविता के थ्रू ले रहा है। जो कविता खा पी रही थी वो ले रहा था। उसके बाद धीरे धीरे उसने बंद कर दिया। वो इसीलिए कर दिया क्योंकि कशिश का जोर लगा हुआ था कि ये सब चीज़ें उतर जाएं, उससे भी और उसकी बहन से भी, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। फिर जब उसकी बुआ ने ये सारी चीज़ें अपने घर में बताई, अपने पिताजी को बताई, माताजी को बताई और अपने दोनों भाइयों को और भाभियों को साथ बिठाकर समझाया कि हमारी बेटी तकलीफ में है और एक वो बेटी जो जा चुकी है लेकिन उस द्वार में भी फंसी हुई है, वो भी आज़ाद नहीं हुई है, उसको मुक्ति नहीं मिली है, वो भी फंसी हुई है। आप सोच लें कि आपको क्या चाहिए, एक दूसरे की जान या उन बेटियों की जान बचानी है आपको और दूसरी बेटी को आज़ाद करना उस स्पिरिट वर्ल्ड से। सो ये सारा तामझाम, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई गई थी कि जैसे माताएं दोनों आपस में अभी भी झगड़ रही थी। वो नहीं मान रही थी, ताई जी नहीं मान रही थी इस चीज़ के लिए कि नहीं आपको छोटे ने भड़काया होगा, हमारी बेटी तो जा चुकी है, ये हो गया वो हो गया, और अगर ऐसा ही कुछ है तो मुझे क्यों नहीं दिखी, उसने मेरे से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की, या अपने पापा से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी इसमें स्टोरी में इन्वॉल्व थी जो मैं नहीं कवर करना चाहूँगी क्योंकि वो उसका फैमिली मैटर है। शॉर्टकट, अब बुआ जी फाइनली किसी तांत्रिक जी को बुलाते हैं और उनसे हवन करवाना शुरू करते हैं। पहले घर का शुद्धिकरण होता है, पूरे घर में हवन पूजा सारा कुछ होता है, जिसके ड्यूरेशन में कविता को एक कमरे में बंद करके रखा जाता है। वो कमरा लास्ट में प्योरीफाई किया जाएगा, ऐसा ये लोग कर लेते हैं। इस घर में 5 कमरे हैं, 2 कमरे ऊपर हैं, 3 कमरे नीचे हैं। एक कमरा जो नीचे ही है उसमें जो कविता और कशिश का डेडिकेटेड रूम था, उसी में उनको बंद किया गया। वहां पे हवन चलता है। अंदर से मानो ऐसी झिंके आ रही थी कि पूछो मत, और ऐसा लग रहा था कि दरवाजा जितनी जोर से खटक रहा है वो तोड़कर बाहर आ जाएगी। और तांत्रिक जी ने साफ बोला था, ये जो घेरा मैंने बना रखा है नमक का, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा, चाहे कितनी आवाज आए, चाहे जो मर्जी हो। ऐसा सब चलता रहा। हवन चला, हवन शुरू होता है, 12 घंटे का ये हवन था।
सुबह 3 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक चला। सुबह 3 बजे जब वो हवन शुरू करते हैं तभी उनकी कविता की चींकें शुरू हो जाती हैं। अब कविता कभी अपनी आवाज में चींक रही है और कभी कशिश की आवाज में चींक रही है और एक और आवाज में चींक रही है। पहले तो 2 लड़कियों की आवाज है, उसके बाद एक लड़के की आवाज आने लग जाती है हैवी सी। पहले 2 घंटे आवाज लड़कियों की है, चींक रही है। उनकी ताई तक को रोना आ गया था कि भाई हमारी बेटी का गला फट जाएगा, वो खराब हो जाएगा उसका सारा सिस्टम। उसने तो चींक चींक के अपनी जान दे देनी है। हम अपनी एक बेटी गवा चुके, हमें दूसरी नहीं गंवानी है। लेकिन तांत्रिक उनको हिलने नहीं दे रहा था। वो कह रहा था ये हवन चलता रहेगा और तब तक बंद नहीं होगा जब तक हमारे यहाँ से काला धुआं नहीं निकलेगा। अब वो शुरू करते हैं एक एक करके सारी सामग्री डालना जो जो उन्होंने मंगवाई थी। घर के मसाले, वो मसाले जिनसे ये चीज़ें हुई हैं अक्सर। मतलब मसालों में ना इतनी ताकत है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक इलायची, एक लौंग, इनसे क्या तंत्र होता है ये तो आप सब शायद से जानते ही हैं, आप इतने पॉडकास्ट देखते हैं। लेकिन सच में वो इलायची, घर के लौंग एक एक जगह पे रखवाया हुआ था कुछ दिन पहले। 7 दिन वो पड़े रहे उन जगहों पे। उसके बाद वो 7 दिन बाद कलेक्ट करके अब वो हवन में डाल रहे थे। डाली जा रहे हैं, चल रहा है। लगभग दिन के कुछ 12 बजे होंगे तब उन्होंने एक नारियल लिया, लाल कपड़े से निकाला, उसको हवन में डाला। मानो जैसे एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होता है। इतना जोर से फटा है नारियल, मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत ही जोर से फटा वो नारियल और सारा काला धुआं निकला वहां से। सबको लगा कि शायद से हवन खत्म हो गया, लेकिन नहीं। पंडित जी ने कहा था कि एग्जैक्ट 12 घंटे तक सब यहीं पे बैठेंगे और वहीं पे बैठे वो। उसके बाद कविता को जब दरवाज़ा खोला गया, उसके रूम की क्लिनजिंग करी गई, फिर कविता को हवन में बिठाया गया, फिर उससे बातचीत करी गई कि आखिर चाहता क्या था तू, कौन है तू, क्यों आया था यहाँ पे। फिर वो बताता है कि मुझे इस घर पे छोड़ा गया था, मुझे इनका बेटों का वंश खत्म करने के लिए छोड़ा गया था। मैं एक मिठाई के साथ बांधा हुआ था, आपके घर में आया था, पर मिठाई सारी कशिश ने खा ली थी। कशिश और कविता अपने कमरे में वो डब्बा ले गए थे, इन दोनों ने खाई और मैं वश में था किसी के। मैं जुड़ा हुआ हूँ उस मिठाई के साथ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं उसके ऊपर आ गया। अब एज पर दैट एक्सीडेंट जो हुआ था वही आत्मा ने करवाया था। कविता पे जो चीज़ थी वही थी और वो उसको भी मारना चाहती थी ताकि वो उसका काम खत्म हो और वो वहां से जाए। आज तक उस परिवार को यही नहीं पता चला कि उनके ऊपर ये स्पिरिट आई कहाँ से थे, किसने किया था। उनको ये नहीं पता कि उनकी बेटियों के साथ जो जिंदगी भर होता रहा वो क्या था। कविता का 1 साल पढ़ाई का वेस्ट हुआ। उसके बाद वो मेंटली कभी इतने स्टेबल हो ही नहीं पाए। 2 होनहार लड़कियां जो डॉक्टर बनने जा रही है, दोनों बहनें। इमेजिन कि एक घर वालों के लिए कितना प्राउड मोमेंट होता। उसमें से एक की डेथ हो जाती है, दूसरी लगभग पागल हो जाती है। वो आज भी सिर्फ यही बातें करती रहती हैं कशिश के साथ, हंसती रहती हैं, कशिश से बातें करती रहती हैं। वो एक फेज में अटक गई हैं। उन्होंने कविता की जान तो बचा ली, लेकिन कविता का मानसिक संतुलन नहीं बचा पाए। ये जो चीज़ें उनके साथ हुई थी उसके बाद ना तो उनका कभी चेहरा सुधर पाया, ना ही वो चीज़ें रिकवर हो पाई। हवन ने उनको अकेले छोड़ने की चीज़ इसलिए कही थी क्योंकि उसमें 2 आत्माएं थी, बहुत हैवी थी, वो घर वालों को भी नुकसान कर सकती थी, बहुत रिस्की था ये सब। लेकिन कविता कभी भी वापस से नॉर्मल नहीं हो पाई। वो आज मैं क्या बताऊँ आपको, आप देखते होंगे आपके आसपास काफ़ी सारे पागल लोग जो मेंटली स्टेबल नहीं है। आपको लगता है कि वो पागल है, पर आपको नहीं पता कि उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ है। या हो सकता है कि उनको कोई चीज़ लगी हो या किसी ने कुछ किया हो। हर बार हर चीज़ साइंस से रिलेटेड हो ज़रूरी तो नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको समझ से परे हो। वैसा ही कुछ हुआ था कविता के साथ, जो हमेशा के लिए पागल हो गई। आज वो 52 ईयर्स की हैं। आज भी उनका माँ ही का ध्यान रखती हैं। और ये स्टोरी मुझे उसने शेयर की है जिनकी वो बुआ लगती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। और आपके आसपास अगर कभी भी थोड़ी सी भी कोई हरकत शुरू होती है खाने से रिलेटेड, किसी की स्पेशली खाने से रिलेटेड, अगर वो कह रहे हैं कि बस हल्क से नीचे ही नहीं जा रहा है खाना, उल्टी आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रूशियल साइन है कि
शायद से ब्लैक मैजिक हो, पर अगर 0.5% चांस भी है तो क्यों ना एक बार चेक करा लें, बुराई क्या है। सो गाइस, आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें एंड मेक श्योर आप मेरा नाम हमेशा याद रखें, हिताक्षी हियर, स्टोरीज विद हिताक्षी। बाय बाय।